तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग मज़ा कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इटालियन हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट क्या है, इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है। यह अरुणाचल प्रदेश के साथ संबंधित है। दिबांग वैली क्या है, जो कि दिबांग वैली में ही यह प्रोजेक्ट है, ठीक है। और यहाँ की जो ट्राइब है इडू मिसमी ट्राइब, तो इडू मिसमी ट्राइब की इंपॉर्टेंस क्या है, इन सभी बातों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमें एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट यानी कि पर्यावरण और विकास के संबंधित जो बैलेंस बनाकर चलना है वह किस प्रकार से चलना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों की हम इन डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देखेंगे। सो आई एम द हार्दिक परमार एंड लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस। सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे इटालियन हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के बारे में। इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, तो सबसे पहले तो वह अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो दिबांग वैली नाम की जगह है, कौन सी, दिबांग वैली जगह, वहाँ पर है। दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो वह अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। यह एक बहुत ही बड़ा जंगल एरिया है, यानी कि यह एक बहुत ही बड़ा प्रिस्टाइन फॉरेस्ट है, बराबर। यहाँ पर देखिए, यह एक द हिंदू का आप आर्टिकल देख सकते हैं कि दिबांग वैली इज इन अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर आर्टिकल में सबसे पहले ही क्या लिखा गया है कि यह कौन सी दुनिया है, यानी कि ऐसा बोला जा रहा है कि जब यह जो आर्टिकल के जो राइटर है, जब राइटर ने सबसे पहली बार दिबांग वैली को देखा, तब उनके मुंह से यह एक उद्गार, यह एक आश्चर्य निकल गया कि यह कौन सी दुनिया है, यानी कि तब उनको ऐसा लगा कि वह एक कोई नई अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं, क्योंकि यह एक हेवन यानी कि स्वर्ग के समान जगह थी। वहां पर कुदरती नैसर्गिक जो वहां का पर्यावरण था, वहां के जो जंगल, पेड़ पौधे और वहां की जो वनस्पति, पर्वत, वह सब उनके दिल को मोह गया था और उनको बहुत ही पसंद आ गया था। तो उसके बारे में ही यह चर्चा है। और अभी तो क्या समस्या है कि केंद्र सरकार ने जो इटालियन डैम का जो प्रोजेक्ट है, इटालियन डैम का प्रोजेक्ट, उसको मंजूरी दे दी है। तो इटालियन यह एक हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर डैम बनाना है, क्या करना है, डैम बनाना है। 2 डैम बनाने की बात कर रहे हैं। तो डैम बनाने से क्या होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि डैम क्यों बनाते हैं, तो डैम बनाकर क्या करते हैं कि डैम बनाकर रिवर वाटर, नदी का जो पानी होता है उसको स्टॉप किया जाता है, उसका संग्रह किया जाता है। और उसका संग्रह करने के बाद उसको ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है। जब वह जो वाटर है, नदी का पानी यानी कि रिवर वाटर, उसको जब ऊंचाई से नीचे छोड़ा जाता है तो नीचे टरबाइन रखी जाती है और वह टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमने से ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो जनरली हम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हम रिवर का जो वाटर होता है, रिवर के वाटर का फ्लो का संग्रह करते हैं और उसके बाद हम उसको फोर्स के साथ नीचे आने देते हैं। उससे टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। तो यह हमें पता होना चाहिए। तो यह 3097 मेगावाट का इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट है और इटालियन डैम है। 2 डैम बनाने हैं, जो कि भारत का लार्जेस्ट प्रपोज्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, भारत का सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तो यह आपको पता होना चाहिए। इसके लिए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है, भारत की जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने इसको हाँ बोल दिया है कि हाँ आप यह प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ संबंधित पर्यावरण के कुछ मुद्दे हैं, पर्यावरण के लिए यह एक वल्नरेबल, एक थ्रेट पैदा करते हैं। तो यह सब क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि इटालियन जो प्रोजेक्ट है वह भारत का ही प्रोजेक्ट है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि बच्चे होते हैं, स्टूडेंट बहुत सारे, इटालियन ऐसा नाम पढ़कर ही उनको लगता है अच्छा इटालियन तो यह तो शायद भारत का नहीं हो सकता, यह तो भारत का लगता नहीं है। सुनने से तो लगता है कि इटली के आसपास का होगा, यूरोप कंटिनेंट के आसपास का होगा। तो ऐसा नहीं है। इटालियन हाइड्रो प्रोजेक्ट है वह भारत के अरुणाचल प्रदेश की दिबांग वैली के अंदर है। क्या, दिबांग वैली के अंदर है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम यह भी सबसे पहले देख लेते हैं कि वैली का मतलब क्या होता है। तो वैली क्या है वह भी हम जान लेते हैं। तो जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, माउंटेन यानी कि पर्वत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, तो फिर जो ऊंचे पहाड़ होते हैं तो वह पहाड़ कहीं ना कहीं, वह जो पर्वत है वह कहीं ना कहीं तो खत्म होते ही है। जैसे कि यह जो पहाड़ है, ठीक है, यह एक माउंटेन है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो रहे हैं और यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। तो 2 पहाड़ के बीच, 2 माउंटेन, 2 पर्वत के बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है, छोटा सा रास्ता होता है, जिसे हम नैरो पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नैरो पैसेज। एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि माउंटेन की टोच से लेकर, माउंटेन की जो हाइट है, उसकी जो सतह, उसकी जो टोच से, वहां से लेकर जब वह खत्म होता है, वह जमीन के पास जब वह खत्म होता है, तब वहां पर एक नैरो पैसेज बनता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वैली बोलते हैं, वैली, जिसे हम हिंदी में घाटी बोलते हैं। क्या, वैली या फिर घाटी। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जहां पर 2 माउंटेन होता है, माउंटेन के पास में एक जो छोटा रास्ता होता है, नैरो पैसेज, उसी को हम वैली बोलते हैं। इसी तरीके से आपने एक वर्ड सुना होगा, रिवर वैली।
रिवर वैली। और जो यह वैली होती है वह जनरली दो माउंटेन्स के बीच में होती है। दो माउंटेन्स के बीच एक नैरो पैसेज, एक जो छोटा सा जो रास्ता होता है उसी को हम वैली बोलते हैं। रिवर वैली के बारे में भी आपने सुना होगा, यानी कि तो यह भी उसी प्रकार से है कि दो बड़े बड़े माउंटेन है, उसके बीच जो एक नैरो पैसेज है वहां से अगर कोई नदी निकलती है तो उसे रिवर वैली बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। यह भी एक बहुत ही अच्छा रिवर वैली जो है, यानी कि एक वैली घाटी का एक बहुत ही अच्छा दृश्य है कि यह एक बहुत बड़ा माउंटेन है और यहाँ से यह जो है यह नदी निकल रही है। तो वैली के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर अब आप कहीं भी वैली शब्द कहीं पर भी रीड करें तो आपको पता चल जाएगा कि वैली यानी कि किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दिबांग वैली के बारे में। यानी कि आप समझ गए होंगे कि दिबांग वैली क्या है। तो दिबांग नाम का पर्वत है और उसके बाजू में एक नैरो पैसेज होगा। दिबांग क्या होगा? पर्वत होगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि दिबांग माउंटेन, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वैली, तो यह सब कहाँ पर है? तो सभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। दिबांग नाम का डिस्ट्रिक्ट भी वहीं पर है। आगे देखते हैं। भी सबसे पहले हम जो यह इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसका लोकेशन भी एक बार ठीक से मैप में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह जो है यह इंडिया यानी कि भारत का मैप है। इंडिया दैट इज भारत। तो यहाँ पर हम अरुणाचल प्रदेश की ओर झूम करेंगे। अरुणाचल प्रदेश जो है वह भारत का नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। तो यहाँ पर यह जो रेड मार्क है यह अरुणाचल प्रदेश का मैप है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेड मार्क अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही है। इटालिन नाम का वहाँ पर गांव है, एक गांव है वहाँ पर, उसी का नाम है इटालिन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम झूम करते हैं तो हमें पता चलता है। यहाँ पर हम यह दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे यह भी देख सकते हैं, वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो इटालिन नाम की जगह यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर यह प्रोजेक्ट बनाना है, 2 ग्रेविटी डैम बनाने की बात की है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यह जो नदी है यानी कि रिवर सिस्टम वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर यह रिवर भी यहाँ से बह रही है। यह जो ब्लू दिख रही है वही हम रिवर है जो इसके आसपास से बह रही है। ठीक है, यह जो रिवर है यह ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। और यह जो दिबांग रिवर और यह जो सब रिवर है वह आगे जाकर फिर ब्रह्मपुत्रा में ही मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वह चाइना से आती है। ठीक है, उसका सोर्स कहाँ पर है? उसका ओरिजिन चाइना का जो कैलाश मानसरोवर है उसके आसपास से आती है। ठीक है, तो यह सब बात हमें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है? इस प्रोजेक्ट के अंदर बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 लार्ज ग्रेविटी डैम, 2 बड़े बड़े डैम बनाए जाएंगे। किस प्रकार के डैम? तो लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम, डैम्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है ग्रेविटी डैम, वह बनाया जाएगा। उसके साथ साथ पेनस्टॉक पाइप्स, अंडरग्राउंड पावर हाउस, अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे खड्डा खोदकर अंडरग्राउंड पावर हाउस बनाए गए। और उसके साथ साथ एंड अ रोड नेटवर्क ऑफ 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लंबी सड़क भी बनाए, रोड नेटवर्क भी बनाया जाएगा। इससे क्या होगा? तो आसपास का जो पर्यावरण है उसको भी बहुत सारा नुकसान होगा। किस तरीके से? वह आप यहां पर देख सकते हैं कि इन्वॉल्व्स द फेलिंग ऑफ 2.8 लाख ट्रीज, सम ऑलमोस्ट 8 मीटर्स इन ग्रीथ, बराबर। यानी कि यह सारा जो प्रोजेक्ट है इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसको बनाने के लिए जो जंगल है उस जंगल में से करीब 3 लाख वृक्ष को, 3 लाख जितने जो ट्री है, 3 लाख जैसे ट्री, उसको कट करना पड़ेगा। 2.8 लाख ट्री, तो उसको कट करने से वहां का जो प्रेस्टाइन, यह जो जंगल है वह प्रेस्टाइन फॉरेस्ट है। प्रेस्टाइन फॉरेस्ट का मतलब क्या है वह आप समझे। तो प्रेस्टाइन फॉरेस्ट का मतलब है कुदरती जंगल, यानी कि नैसर्गिक जंगल। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो जंगल, वहां पर जितने भी जो ट्री है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान आया है या फिर बहुत सारे इंसान आए हैं और उन्होंने जाकर वो जो ट्री है उनको प्लांट किया है, ऐसा नहीं है। कुदरत ने अपनी तरीके से, अपने रूप से ही, अपने आप ही वहां पर जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है वह बन गया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेस्टाइन फॉरेस्ट, यानी कि मानव सर्जित नहीं बल्कि कुदरती रूप से वह जो है वह जंगल प्रेस्टाइन फॉरेस्ट वहां पर बन गया है। तो इसके लिए 3 लाख के आसपास, 2.8 लाख के आसपास जो ट्री यानी कि पेड़ है उनको काटना पड़ेगा। तो यह एक अच्छी बात नहीं है। और वहां पर माइनिंग यानी कि खनन की प्रवृत्ति भी शुरू की जाएगी, तो यह हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी जो ट्राइब और वहां के स्टूडेंट यूनियन और वहां के जो लोकल लोग हैं वह इनका विरोध कर रहे हैं। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। अभी बात करते हैं। तो यह जो एनवायरमेंट फॉरेस्ट कमेटी है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट कमेटी, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को यस यानी कि मंजूरी क्यों दी थी? तो इसका एक कारण यह भी है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में यह जो लोग हैं उन्होंने ऐसा भी बोला है कि हम यह जो ट्री है, यह जो पेड़ है उनको कट करेंगे तो इसके साथ साथ दूसरी जगह पर ऐसे ही पेड़ हम लगा देंगे। लेकिन यह जो विरोध करने वाले लोग हैं उनका तर्क क्या है? उनका यह बताना है कि यह जो है यह एक नेचुरल फॉरेस्ट है, यह एक कुदरती फॉरेस्ट है। अगर आप बहुत ही कितना भी अच्छा फॉरेस्ट लगा ले, लेकिन वह होगा तो आर्टिफिशियली, आप अपनी तरीके से पेड़ पौधे को लगाएंगे लेकिन वह होगा तो आर्टिफिशियली, और उसको इतना बड़ा जंगल बनने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। यानी कि आप कितना भी अच्छा बना ले लेकिन आप कुदरत प्रेस्टाइन फॉरेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। यही विरोध करने के
का कारण है। तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बात दी गई है, देखिए यहाँ पर, इसीलिए इनको बचाने के लिए बहुत सारे सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहे हैं और हैशटैग ऐसे कि स्टॉप इटालिन, सेव दिबांग वैली, सेव अरुणाचल प्रदेश बायोडायवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे हैशटैग सोशल मीडिया के ऊपर जो है वह वायरल हो रहे हैं। यहाँ पर हमें यह पता होना चाहिए कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है। बायोडायवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है? जैव विविधता, यानी कि ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी जैव विविधता मिलती हो, यानी कि ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी प्लांट स्पीसीज, बहुत सारी एनिमल की स्पीसीज, बहुत सारी, मतलब कि एक साथ एक ही जगह पर बहुत सारी 1500 के आसपास की जब स्पीसीज मिलती है तो उसको हम बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता बोलते हैं। तो अभी इटालियन प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा विरोध करने के लिए एक कम्युनिटी भी आगे आई है। उस कम्युनिटी का नाम है ईडू मिस्मी कम्युनिटी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ईडू मिस्मी कम्युनिटी किसके साथ संबंधित है। तो यह स्टॉप इटालिन यानी कि इटालिन जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका विरोध कर रही है। अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है, यह अपने प्राचीन तरीकों से, अपने पुराने समय से यह उसके लिए जानी जाती है कि यह जो अपने जंगल का जो संरक्षण है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व करती है, उसको रिजर्व करती है। तो यह भी आपको पता होना। और ईडू मिस्मी नाम की जो यह ट्राइब है, यह टाइगर को अपने बड़े भाई के समान मानते हैं। क्या? टाइगर यानी कि जो बाघ होता है उसको अपने बड़े भाई के समान मानते हैं। और इसीलिए ईडू मिस्मी नाम की जो कम्युनिटी है वह कभी भी बाघ होता है, जो टाइगर होता है, उसका कभी भी शिकार नहीं करते। और यह जो जंगल है उसको अपने प्राण से भी ज्यादा चाहते हैं और उसको संरक्षण करते हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, तो यह जो इटालियन प्रोजेक्ट है इसको मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। उसके साथ साथ 30 ऐसे और भी प्रोजेक्ट है जिनको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, तो उसको भी ध्यान में लेना चाहिए। लेकिन अभी हमने सिर्फ यह इटालियन डैम प्रोजेक्ट के बारे में जाना। मैं एक और लेक्चर लेकर आऊंगा जिसके अंदर हम पटकाई हिल्स का जो एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और वाइल्ड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने क्या जाना? यह जाना कि इटालियन प्रोजेक्ट क्या है, कहां पर है, यह सारी जो चीज है उसके बारे में जाना। यहाँ पर मैं आपको यह बात भी बता दूं कि यह जो दिबांग वैली है, दिबांग वैली, तो यहाँ पर एक नदी भी पाई जाती है। तो उस नदी का नाम भी दिबांग नाम की नदी है, दिहांग नाम की नदी भी है और यह ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी भी है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बहुत ही सुंदर प्रेस्टाइन फॉरेस्ट का नजारा देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रेस्टाइन फॉरेस्ट यानी कि नैसर्गिक, कुदरती रूप से जो पैदा हुआ है उस जंगल को हम प्रेस्टाइन फॉरेस्ट बोलते हैं, नैसर्गिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो सारे पेड़ है, सारे जितने भी वृक्ष है, जितने भी ट्री है, उनको कोई इंसान ने आकर इसको यहाँ पर प्लांट नहीं किया है। यह अपने आप कुदरती रूप से, नेचुरली, प्रिस्टाइन तरीके से, नैसर्गिक रूप से यह यहाँ पर हो गए हैं। तो इस प्रकार के जंगल को आप प्रिस्टाइन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो प्रिस्टाइन यानी कि नैसर्गिक। आपको इंग्लिश के सेक्शन में भी यह काम आ सकता है। अभी हम थोड़ा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है उसके बारे में जान लेते हैं। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी यानी कि लॉ के द्वारा, कायदे के द्वारा बनाई गई है। लॉ के द्वारा, लॉ यानी कि क्या, कायदा यानी कि क्या, यानी कि कोई एक बिल होगा जो सबसे पहले लोकसभा से पास हुआ होगा, राज्यसभा से पास हुआ होगा और उसके बाद प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर किए होंगे, तभी वह एक्ट बना होगा। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या है? डिस्कशन के बाद संसद से पारित होकर बनाई गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। राष्ट्रपति ने भी अपने हस्ताक्षर उसके ऊपर किए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट के रूप में दिया जाएगा कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वह एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1980 का जो एक्ट है उसमें बनाया गया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का जो एक्ट है उसके अंतर्गत बनाई गई थी। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नाम का जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत है। इट कंसीडर्स क्वेश्चंस ऑन द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज, यानी कि जो जंगल के साथ संबंधित जितने भी जंगल, जहां पर भी फॉरेस्ट लैंड है यानी कि जंगल के साथ संबंधित जितनी भी जमीन है, वहां पर आपको अगर कोई नॉन फॉरेस्ट यूज करना है, अगर उस जंगल को खत्म करके, उस जंगल को काट कर आपको वहां पर कोई उद्योग लगाना है या फिर कोई और प्लांट लगाना है, यानी कि उसका प्रयोग नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए करना है, तो आपको फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के पास जाना पड़ता है। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यह नॉन फॉरेस्ट यूज कैसे हो सकते हैं? तो नॉन फॉरेस्ट यूज सच एस माइनिंग यानी कि खनन कार्य, इंडस्ट्रियल यानी कि उद्योग का कार्य, टाउनशिप यानी कि जंगल को साफ करके आपको वहां पर टाउन यानी कि बस्ती वहां पर बसानी है, घर बनाने हैं, तो उसके लिए फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की जरूरत पड़ेगी। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है वो सरकार को एडवाइस देने का कार्य करती है। क्या करती है? एडवाइस देने का कार्य, यानी कि इसके जितने भी सुझाव होते हैं वह रिकमेंडेड, गवर्नमेंट को बाध्य नहीं होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट उसको मान सकती है, अच्छा लगे तो मानेगी, नहीं तो नहीं मानेगी। द इश्यू ऑफ ग्रांटिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस
ठीक है। हाउएवर इट्स रोल इज एडवाइजरी, यानी कि सिर्फ सलाह देने का कार्य करती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में हमने जाना। आगे देखते हैं, इट इनविसाजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 डैम्स ओवर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिबांग, डीर एंड टेंगोन। हमने यह देखा कि इटालिन जो प्रोजेक्ट है, इटालिन प्रोजेक्ट, अभी इटालिन प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। तो यह जो दिबांग की जो 2 ट्रिब्यूटरी है, 2 डीर एंड टेंगोंग, उसके ऊपर बनाया जाएगा। तो दिबांग रिवर के साथ संबंधित है डीर एंड टेंगोंग। तो प्रोजेक्ट फॉल्स अंडर द रिचेस्ट बायो जियोग्राफिकल प्रोविंस ऑफ द हिमालयन जोन। यह इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हिमालयन जोन जो है, क्योंकि हिमालय की जो पर्वतमाला है वह उसके आसपास यह पाया जाता है, तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वह अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है और यहाँ पर अपर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर पाई जाती है। 4149 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पाई जाती है। और इडू मिसमी कम्युनिटी के बारे में भी आपको जानना है, तो यहाँ पर आप और भी देखो कौन कौन सी जो प्लांट और स्पीसीज है वहाँ पर पाई जाती है। तो रेयर मैमल सच एस मिस्मी टाकिन, रेड गोरल, मस्क डियर जो है वह वहाँ पर पाया जाता है। रेड पांडा वहाँ पर पाया जाता है। एशियाटिक ब्लैक डियर, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि एशियाटिक ब्लैक डियर, मस्क डियर, रेड पांडा कहाँ पर पाया जाता है, तो दिबांग वैली के अंदर। वहाँ पर फ्लाइंग स्क्विरल भी पाया जाता है। तो फ्लाइंग स्क्विरल के बारे में बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है। मिस्मी हिल जो है वो भी वहां पर पाई जाती है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बराबर। और यहाँ पर आप जो इडू मिस्मी ट्राइब है उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इडू मिस्मी ट्राइब की यह इमेज है जो कि अपना जो जंगल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जानी जाती है। तो इन सब बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको यह 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिनका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वह कौन सी रिवर के ऊपर है, आपको वह रिवर का नाम बताना है, ठीक है। और कौन से स्टेट के अंदर, रिवर और स्टेट दोनों का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट के अंदर है, दिबांग वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक क्वेश्चन है इडू मिस्मी कम्युनिटी है, इडू मिस्मी कम्युनिटी वह कौन से स्टेट में पाई जाती है और किसके लिए जानीती है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वह एक स्टेच्यूटरी बॉडी है, कैसी स्टेच्यूटरी बॉडी है, यह जो विधान है वह सही है या गलत, यानी कि यस और नो, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। चौथा फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में, ठीक है। और फ्लाइंग स्क्विरल जो है वह कौन से नेशनल पार्क में पाई जाती है यह आपको बताना है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा और इन 5 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। सो आई द हार्दिक परमार साइनिंग ऑफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।